15 अगस्त 1947, समय मध्य रात्रि, स्थान बॉम्बे की एक शांत लेकिन उमस भरी बस्ती। भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन एक 14 साल की लड़की की आंखों में अपने फ्यूचर का धुंधला का छाया हुआ था। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के जाने के बाद सुरों की विरासत कंधों पर तो थी, लेकिन घर की दहलीज पर गरीबी का नग्न नृत्य हो रहा था। बड़ी बहन की परछाई इतनी विशाल थी कि उसमें किसी और की रोशनी का समा पाना नामुमकिन सा लगता था। आशा के हिस्से में सिर्फ वो बचा कुचा काम आता था जिसे मेन स्ट्रीम सिंगर्स ठुकरा दिया करती थी। वो वक्त एक ऐसी जद्दोजहद का गवाह बना जहां म्यूजिक सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि पेट की भूख मिटाने का एक जरिया बन गया था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ठंडे कमरों में जब वो खड़ी होती तो उनकी हार्ट बीट उस माइक की सेंसिटिविटी से कहीं ज्यादा तेज होती थी। समाज की बंदिशों और परिवार की उम्मीदों के बीच पिसती हुई उस नन्ही जान ने 16 साल की उम्र में वो कदम उठाया जिसने पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी को हिला कर रख दिया। गणपतराव भोसले के साथ उनका भागकर शादी करना सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि अपने वजूद को एक अलग पहचान देने की एक छटपटाहट थी। मगर किस्मत ने यहां भी उन्हें सुकून नहीं दिया। ससुराल की तंग गलियों और डोमेस्टिक वायलेंस की कड़वाहट ने उनकी आवाज में वो दर्द भर दिया जो आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाला था। 1960 का दशक, लोकेशन साउथ बॉम्बे का एक आलीशान मगर मिस्टीरियस स्टूडियो। आशा भोसले अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर और आरडी बर्मन के साथ उनके कनेक्शन ने इंडियन म्यूजिक के ग्रामर को ही बदल कर रख दिया था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी था। जहां एक तरफ उनकी आवाज क्लब्स और कैबरे में गूंज रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्लासिकल म्यूजिक के बड़े नाम उन्हें सेकंड क्लास सिंगर मानकर साइडलाइन करने की कोशिश में जुटे थे। वो दौर एक ऐसी राइवलरी का गवाह बना जिसने दो सगी बहनों के बीच एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर दी थी। लता मंगेशकर का डिसिप्लिन और आशा की एक्सपेरिमेंटेशन के बीच का ये मेंटल वॉर बॉम्बे के गलियारों में चर्चा का विषय बना रहता था। अजीत डोवल जैसे स्ट्रैटेजिस्ट्स की तरह आशा ने भी अपनी गायकी में वो चुस्त चालाकी दिखाई जो किसी को भी हैरान कर दे। उन्होंने अपनी आवाज को एक हथियार बनाया और उन धुनों को अपनाया जिन्हें गाना किसी और के बस की बात नहीं थी। दम मारो दम की गूंज से लेकर इन आंखों की मस्ती के ठहराव तक उन्होंने हर उस शख्स को जवाब दिया जिसने उन्हें कमतर आंकने की जुर्रत की थी। ये सफर सिर्फ गानों का नहीं था, बल्कि एक औरत की उस करेज का था जिसने नफरत और अकेलेपन की राख से अपने एम्पायर का कंस्ट्रक्शन किया था। 1980 का दशक, लोकेशन जुहू का एक सुनसान बंगलो, वक्त ढलती हुई शाम। आशा भोसले के जीवन का ये फेज सक्सेस के टॉप पर होने के बावजूद एक अजीब से खालीपन और पर्सनल ट्रेजेडी से घिरा हुआ था। आरडी बर्मन के साथ उनका रिश्ता म्यूजिक वर्ल्ड के लिए एक ब्लेसिंग था, लेकिन किस्मत ने यहां भी उनके पेशेंस का इम्तिहान लिया। पंचम दा के संगीत का गिरता ग्राफ और फिर उनकी सडन डेथ ने आशा को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से दुनिया सिर्फ धुंधली नजर आती थी। घर के अंदर का सन्नाटा अब उन तालियों की गड़गड़ाहट से कहीं ज्यादा भारी था जो उन्होंने डेकेड्स तक बटोरी थी। अपनी औलादों को खोने का दुख एक ऐसी डार्क रियलिटी थी जिसने उनकी रूह को छलनी कर दिया था। फिर भी रिकॉर्डिंग रूम के कांच के पीछे खड़ी वो महिला अपनी पर्सनल पीड़ा को चेहरे पर आने की परमिशन नहीं देती थी। उन्होंने खुद को एक ऐसे वॉरियर के रूप में ढाल दिया था जिसने हार मानना सीखा ही नहीं। 21st सेंचुरी का आगाज, लोकेशन लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल, वक्त ऑडियंस से भरा एक हिस्टोरिक मोमेंट। 80 की उम्र क्रॉस करने के बाद भी जब वो स्टेज पर खड़ी हुई तो उनकी एनर्जी ने यंग सिंगर्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि उन सभी स्टीरियोटाइप्स पर एक करारा प्रहार था जो एज और जेंडर के बेसिस पर लिमिट्स तय करते हैं। आशा भोसले ने प्रूव कर दिया कि एक आर्टिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सिर्फ और ज्यादा डीप और मिस्टीरियस होता जाता है। उनकी आवाज में अब वो ठहराव था जो डेकेड्स के एक्सपीरियंस और हजारों रातों के रियाज से पैदा हुआ था। आज जब दुनिया उन्हें एक लेजेंड के रूप में देखती है तो कम ही लोग उस अंधेरे रास्ते को देख पाते हैं जिस पर चलकर वो यहाँ तक पहुंची हैं। उनकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह हैप्पी एंडिंग वाली नहीं, बल्कि एक ऐसी डार्क डॉक्यूमेंट्री की तरह है जहां हर मोड़ पर एक नया चैलेंज और हर सक्सेस के पीछे एक नया जख्म छुपा है। इंडिया की म्यूजिक हिस्ट्री में उनका नाम सिर्फ लेटर्स से नहीं बल्कि उस पसीने और खून से लिखा गया है जो उन्होंने इस कला को जिंदा रखने के लिए बहाया है। वो आज भी एक ऐसी पहेली है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं, एक ऐसी लौ जो तूफानों के बीच भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ जल रही है।